तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। आज का आई थिंक शेड्यूल हैज टू बी, क्या बोलो, क्या था भाई आज के शेड्यूल में? शेड्यूल, हाँ। आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी तो कल ही निपटा दी हमने। ये मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे का काम है। तो आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा ताकि आप आज और क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको टाइम मिले। नाउ इज द टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? आई होप आप लोग सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इफ यू फील कि नहीं खाली एक बार देख लेते हैं, देखने से काम हो जाएगा, राइट? तो देखने से काम नहीं होने वाला है, करेक्ट? यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। देखने से काम नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी कंफर्टेबल विथ थिंग्स, करेक्ट? सेजल हो या देव हो, आपने क्लास लिया नहीं लिया है, करेक्ट? बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपने हर एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार सॉल्व किया है, जैसे एटलीस्ट मेरे बच्चों का मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि दो एक एक बार तो क्लास में ही ऑलमोस्ट सारी चीजें एक एक दो दो बार क्लास में हो गई है। तो दे जस्ट हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। आप लोगों ने किया नहीं किया, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट स्टिल अभी तक भी टाइम गया नहीं है। देर आर पीपल हु हैव स्टडीड फॉर स्किल लेवल लाइक मी। मैंने 15 दिन में पूरा एफएम किया है इन स्किल लेवल। वो अलग बात है, हैड अ बेस ऑफ सीए, राइट? बट फिर भी अगर आपके पास कंटेंट है, यू कैन स्टिल मेक इट अ पॉइंट। बट नाउ इन द लास्ट 7-8 डेज जो टाइम चल रहा है ना बॉस, उसके अंदर ट्राई टू स्टे एज मच एज व्हाट, टेल मी, विद इन योर रिवाइज मटेरियल। यानी जो किया है मटेरियल, अब कुछ नया उठाने जाओगे, यू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट, द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव बिल्ड अप टिल नाउ, ठीक है? तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैज वेरियस पार्ट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये ना कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा दैट व्हाट शुड यू लुक एट और व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज एन अप्लाइड क्वेश्चन दैट कैन कम अप ऑन दिस। दैट क्वेश्चन का वर्डिंग कुछ ऐसा रहता है, करेक्ट? हैव अ लुक। क्वेश्चन का वर्डिंग ऐसा होगा कि बेसिकली द कंपनी इज लुकिंग टू रेज फाइनेंस, करेक्ट? इसमें बहुत बार ऐसा भी होगा, यू विल फील दैट कंपनी इज लुकिंग टू रेज फाइनेंस एंड what are the factors that the company should look at before choosing what source of finance. It will say that manager is saying that, right, it can take debt, equity, anything, and it can get along with it, right? No need to look at any other factors. But if some factors are to be looked at, what should be the factors that should be looked at? So what are the factors that should be looked at? First, cost. If you take equity, equity is more costly than debt, correct? Because equity का रिस्क ज्यादा, इक्विटी का रिटर्न ज्यादा, इक्विटी इज कॉस्टली फॉर कंपनी। डेट का रिस्क कम है, डेट का रिटर्न कम है, डेट इज चीपर फॉर कंपनी एंड फॉर इन्वेस्टर इट इज लेस रिटर्न, करेक्ट? बिकॉज एंड ऑल्सो ऑन डेट यू हैव टैक्स शील्ड ऑन डेट इज अवेलेबल, राइट? हाँ, अभी आपको कोई डिसीजन लेने कभी नहीं बोलता, थियोरी में कभी भी ना डिसीजन मत देना। क्वेश्चन में आया एप्लीकेटिव थ्योरी में डिसीजन बहुत कम जगह पूछा जाता है, डिसीजन नहीं पूछा तो देना मत। थ्योरी में वो एक प्रॉब्लम होता है, एप्लीकेटिव थ्योरी में देर आर चांसेस दैट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थ्योरी में क्या करते हैं ना, डिसीजन देते हैं। अपने को डिसीजन नहीं देना है थ्योरी में, नेवर गिव अ डिसीजन अनलेस आस्क्ड, नेवर गिव अ डिसीजन। खाली बोला डिस्कशन, खाली डिस्कशन करो, फैक्ट्स बताओ, फैक्ट से आपके कंक्लूजन क्या आते हैं वो बताओ। कंक्लूजन भी नहीं, फैक्ट से आप क्या क्या है, कंक्लूजन भी मत दो, खाली फैक्ट्स प्रेजेंट करो और फैक्ट्स के हिसाब से क्या हो सकता है। 2-3 ऑप्शन है तो 2-3 ऑप्शन दो। आपको एडवाइस किसी ने पूछी नहीं है, एडवाइस पूछी, कंक्लूजन पूछा तो ही दो। थ्योरी में अभी बोल रहा हूं, एप्लीकेटिव थ्योरी में डायरेक्ट थ्योरी आए तो सारा कुछ लिखना है, बट एप्लीकेटिव थ्योरी जो आती है ना, उसमें ज्यादा दबंग मत बनो। पूछा नहीं है ना, तेरे को पूछा है क्या कि डिसीजन दे, तेरे को डिसीजन नहीं मांगा, तेरे को एडवाइस मांगा, तेरे को कंसल्टेंट की तरह कैसे पूछ रहे। हम लोग डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा क्या करेगा, तू खाली रिकमेंडेशन दे कि ये करना या वो करना, बराबर है क्या? बाकी तू कुछ मत कर, ठीक है? ऐसा एग्जामिनर का अप्रोच, एग्जामिनर के फीडबैक में लिखा हुआ आता है दैट स्टूडेंट्स अननेसेसरीली गिव व्हाट कंक्लूजंस व्हिच आर नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आप खाली फैक्ट्स प्रेजेंट करो ना, काम आपका आधा वहीं पे हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ। देन मैचिंग ड्यूरेशन, मैचिंग ड्यूरेशन मीन्स व्हाट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का रिस्क कम होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का रिटर्न कम होता है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस का कॉस्ट
कम होता है. बट इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इट इज मोर रिस्की, more return is required and more cost is charged, right? Then matching duration of finance with life of investment asset, correct? Matching duration of finance with life of investment asset. Generally ऐसा होता है, short term asset short term finance, long term asset long term finance, correct? Term structure of interest rate means what? Short term finance cost will be generally lower and long term finance cost will be higher. Chapter IRR में ये कंटिन्यू भी हुआ, यील्ड कर्व थ्योरी, राइट? आईआरआर मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये, राइट? इंटरेस्ट रेट रिस्क में यील्ड कर्व थ्योरी है विच डिफाइंस द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट विच सेज दैट इफ यू वांट अ शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म क्या होगा बोलो? शॉर्ट टर्म लोन होगा तो बेसिकली इट विल बी लेसर इंटरेस्ट रेट, हायर क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, लॉन्ग टर्म कॉस्ट होगी या हायर कॉस्ट होगी. गियरिंग, हायर डेट इक्विटी रेशियो अगर है तो इक्विटी लेके आओ. डेट इक्विटी रेशियो इज विद इन रेंज और लोअर, रेज डेट फाइनेंस. एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, करेक्ट? बिग कंपनी मोर एक्सेसिबिलिटी, स्मॉल कंपनी लेस एक्सेसिबिलिटी. सिक्योरिटी डेट, अगर आपके सिक्योरिटी तो डेट लो, नो सिक्योरिटी तो नो डेट, करेक्ट? फिर जनरली यू इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड ट्राई दैट द पीरियड ऑफ एसेट इज इक्वल टू पीरियड ऑफ फाइनेंस. ये एक पार्ट होता है फाइनेंसिंग का, बराबर है क्या? देख लो जरा. डेट में आपको क्या होता है? सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों लोन है, बराबर है. गियरिंग, गियरिंग का क्या है? दो तरह की कंपनी होती है, अनगियर्ड कंपनी, गियर्ड कंपनी. अनगियर्ड कंपनी इज अ कंपनी विच इज ऑल इक्विटी फंडेड कंपनी एंड नो डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट? गियर्ड कंपनी में लिवर्ड कंपनी होता है, मिक्स ऑफ डेट इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर. गियरिंग में क्या होता है? गियरिंग में फाइनेंशियल गियरिंग होता है द रेशियो ऑफ डेट इज टू इक्विटी और इक्विटी टू डेट. क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट इक्विटी टू डेट और डेट इज टू इक्विटी में आपको पूरा समाज विभाजित दिखेगा, राइट? डेट इज टू इक्विटी एंड इक्विटी टू डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. whether it is equity to debt, whether it is debt is to equity, there are chances that you will get what? Confused. Financial gearing as a percentage of what? Total capital, debt divided by equity plus debt. Sir, what to do? You are saying financial gearing two different formulas. In the question, if you have solved questions, you will see that in most of the question it is given whether you should use this as a financial gearing or whether you should use this as a financial gearing. बराबर बोल रहा हूँ क्या? Have you seen questions? Yes, sir. उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा दैट हाउ डू यू वांट टू कैलकुलेट डेट बाय इक्विटी. So एक ही याद रखना. हाँ sometimes they ask only debt is to equity, not हाँ equity plus debt also. हाँ, डेट इज टू इक्विटी कॉमन है, बट कुछ कुछ ना अगर आप जाओगे क्वेश्चंस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डब्ल्यूएससी, उसमें कुछ जगह इक्विटी टू डेट भी यूज हुआ है, याद रखना. रीड द क्वेश्चन वेरी व्हाट पेशेंटली. अगर आप क्वेश्चन बराबर से रीड नहीं किए तो लफड़ा ही लफड़ा है, बराबर है? हाँ Also while computing CAPM यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसमें हाँ क्वेश्चन था कि द कंपनी इज फुल्ली इक्विटी फाइनेंस, तो उसमें तो हाँ, तो फिर राइट उसमें तो होता है. बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा हाँ इक्विटी हमने लिखा है ना, 100% हाँ फाइनेंस, हाँ याद है ना? हाँ. एंड में एक लिखा था. तो RF इनटू फॉर्मूला यूज करते तो उधर यस बीटा यस एसेट आ जाएगा ना. यस यस यस, ओके ओके. बीटा एसेट से भी फाइंड आउट कर सकते हो. बीटा एसेट इज बीटा इक्विटी, देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क. अनगेड कंपनी ना. यस, करेक्ट. टारगेट कंपनी नॉर्मली भी कंपनी में अगर सुनो ना डेट है ही नहीं तो बीटा एसेट विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो. बीटा इक्विटी. बीटा इक्विटी, करेक्ट. फिर ऑपरेटिंग गियरिंग का हमने क्वेश्चन किया था, 2 या 3 फॉर्मूला ऑपरेटिंग गियरिंग भी बता देंगे आपको, बट बेस फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, बेस्ट फॉर्मूला. हायर इज डेंजरस, हायर यानी ज्यादा गियरिंग है, ज्यादा फिक्स कॉस्ट इन योर टोटल कॉस्ट विल हर्ट यू, राइट? ऑल्सो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बराबर है क्या? देख लो ये भी फॉर्मूला है, राइट? एंड देन टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट, वो भी फॉर्मूला है. इंटरेस्ट गियरिंग एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट गियरिंग का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को? इंटरेस्ट गियरिंग रेशियो देख लो, क्या है इंटरेस्ट गियरिंग रेशियो? इंटरेस्ट गियरिंग इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? पीबीआईटी. सो हाउ मच इज द इंटरेस्ट out of your total PBIT, right? It gives you answer in percentage. Higher the interest of your PBIT, dangerous it is or it is not very good, correct? फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट कवर रेशियो. इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या है? पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट. हाउ मेनी टाइम्स इज इंटरेस्ट कवरिंग योर पीबीआईटी? ये हायर द बेटर है, करेक्ट? दैट इज हाउ इट इज. लीज एंड सेल एंड लीज बैक, आ जाओ जरा. लीज एंड सेल एंड लीज बैक. लीज क्या है? फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज बोथ आर इंक्लूडेड, करेक्ट? ऑपरेटिंग लीज, नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज आपका लीज वर्सेस बाय जैसे होता है. फाइनेंसिंग लीज फिक्स्ड लीज प्रीमियम एट कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट टू बायर, राइट? एंड ऑप्शन ऑफ बायर एट
एंड ऑफ लाइफ क्या होता है, एट बाइंग एट द एंड ऑफ लाइफ, बेसिक है। इसमें मेरे को लीजिंग का इतना टेंशन नहीं लगता। सेल एंड लीज बैक भी आज तक मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेल एंड लीज बैक पे नहीं देखे, बट समझ लो यू हैव एन एसेट on which the loan for the asset is over, but you need money, correct? And or some loan, thoda sa loan is left, right? So what you do, you sell the asset to the bank and what, rent the asset back or release the asset from the bank again. It is nothing but a financial agreement, correct? Financing agreement, right? You will pay certain installment and at the end the bank will give you an option, or lease rental you will pay every year, and at the end bank will give you an option to purchase the asset that is there, right? Possession of asset always will be with company A. When you sell, the possession won't change hands, correct? Ownership is with the bank, but the possession is with company A. Then long term sources of finance, you have equity, preference, debt. ये table कितना important है? Tell me how many MCQs have you seen on this table? बोलो कितने MCQs है? बहुत सारे MCQs है। Equity, debt, क्या है? Long term preference share, right? Equity gives ownership in the company, right? Preference share, do they give ownership in the company? No. Debt, does it give ownership in the company? No. ठीक है क्या? Equity dividend is paid after preference dividend, correct? Preference dividend is paid in preference to equity dividend. Debt interest is paid in preference to what? Tax, preference dividend and equity dividend. सबसे पहले interest पे होगा, फिर tax, फिर preference dividend and then equity dividend. No tax savings on equity or preference dividend, but tax savings will be there on interest. Not compulsory to pay equity what dividend, but preference dividend to be paid at a fixed percentage only if there is earnings available. Interest generally at fixed percentage to paid every year, to be paid every year, right? Generally they are irredeemable, either preference share irredeemable or redeemable, and debt also can be redeemable or irredeemable. Last preference in payment in liquidity, preference share को क्या है, over equity share they have preference in repayment in liquidation, correct? और लोन को तो सबसे पहला है preference, right? In cost of capital, preference share is considered as what? Debt. Then debt may you have three or four things. What are the three or four things? You have a bank loan, loan note, and others. Correct. So bank loan is what? A long-term loan with a fixed or a variable interest rate payments. It is generally non-tradable, so does not have a market value. Loan note या bonds या debentures generally are tradable bonds or loan notes. Correct. They are irredeemable, redeemable, convertible, and can be secured against specific asset और होल ऑफ बिजनेस, करेक्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट परसेंटेज, कूपन रेट, करेक्ट। यहाँ पे इरिडीमेबल में फिक्स्ड इंटरेस्ट परसेंटेज होता है और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल नेवर बी डन, इट इज अ ट्रेडेबल व्हाट सिक्योरिटी, राइट। एंड रीपेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ अ रिडीमेबल लोन नोट एंड इट इज ट्रेडेबल। कन्वर्टेबल में टू बी कन्वर्टेड इनटू लोन नोट्स। कल हमने क्वेश्चन किया ना कन्वर्टेबल लोन नोट का, बराबर है क्या? देखा क्या आपने? है क्या नहीं? हमने वो क्वेश्चन किया। फिर डेट आ गया, एलडीआर, ये आया हुआ यही क्वेश्चन था एडवांटेजेस ऑफ डेट वाला। हाउ इज डेट बेटर देन व्हाट, और लोन नोट और समथिंग इज बेटर देन व्हाट, योर नॉर्मल लोन, करेक्ट। So cheaper than equity, correct. Cash flows can be predicted easily as compared to equity and doesn't dilute control in the company. Disadvantage is not flexible as interest rate and other conditions of debt are not easily changeable, correct. And high gearing leads to bankruptcy risk debt की वजह से, and are redeemable and generally must be repaid, but equity वगैरह repay नहीं करना पड़ता है। लोन नोट, PLR, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक सेकंड ना। आ जाओ। एक लोन नोट विथ शेयर वारंट भी था क्या रे? इधर देखो जरा। लोन नोट विथ शेयर वारंट्स, इधर इधर। लोन नोट विथ शेयर वारंट्स मतलब क्या होता है? लोन नोट दिया जाता है, उसके साथ शेयर वारंट इज गिवन। शेयर वारंट गिव्स यू व्हाट, राइट टू बाय शेयर्स एट अ लोअर वैल्यू, करेक्ट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, तीन तरह के बॉन्ड्स है, रेगुलर, एक सेकंड,
तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, करेक्ट। रेगुलर बॉन्ड तो बेसिक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, रिडीमेबल होता है, ट्रेडेबल होता है। बट व्हेन देयर इज अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड, राइट, इन डीप डिस्काउंट बॉन्ड जनरली बहुत ही लो डिस्काउंट या सॉरी वेरी हाई डिस्काउंट पे बॉन्ड्स आर गिवन एंड रिडम्पशन हैपेंस एट व्हाट, नॉमिनल टर्म्स। उसमें एकदम ही लो या नो इंटरेस्ट होता है, करेक्ट। जीरो कूपन बॉन्ड्स में एज दे से इट विल बी एट फुल्ली डिस्काउंटेड रेट, करेक्ट। एंड सो $60 आज देना, $100 4 साल बाद या 5 साल बाद लेके जाना, नो इंटरेस्ट एवरी ईयर, करेक्ट। दैट इज अ जीरो कूपन और अ जीरो इंटरेस्ट रेट, राइट। इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कूपन। इक्विटी इशू मेथड्स आ जाओ जरा। इक्विटी इशू मेथड्स में क्या है, प्लेसिंग। व्हाट इज प्लेसिंग, राइट। आपको विदाउट डूइंग एन आईपीओ, इफ यू वांट टू सेल योर व्हाट शेयर्स टू द पब्लिक, राइट, you can sell your shares to a financial institution, and then financial institution what, tell me, in turn sell your shares to a small number of private investors, correct, so that आपको क्या ना करना पड़े, आईपीओ ना करना पड़े, बिकॉज आईपीओ इज वेरी कॉस्टली, राइट। देन देर इज पब्लिक ऑफर, आईपीओ, राइट। सो आईपीओ इज बेसिकली व्हाट, एक ऑफर फॉर सेल भी है। देखो, कंपनी विशिंग टू रेज कैपिटल, जहां पे वो अपना ब्लॉक ऑफ शेयर एक अंडर राइटिंग इंस्टीट्यूशन को बेच देगा, राइट। जनरली पेनी कंपनी या छोटी कंपनी होती है वो ऐसे करती है, करेक्ट। पेनी स्टॉक्स बोलते हैं आप उसको। स्मॉल ऑफर फॉर सेल करती है, अपने अंडर राइटर को कुछ शेयर्स दे देती है और बोलती है प्लीज मार्केट में बेच दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपके शेयर ले, तो प्लेसिंग। ऑफर फॉर सेल मतलब आप अंडर राइटर को देते हो, अंडर राइटर आगे जनरल पब्लिक को बेचता है। आईपीओ करते हो, पब्लिक ऑफर करते हो, करेक्ट। पब्लिक ऑफर में आप शेयर्स ओपन करते हो पब्लिक के लिए। वेन एवर यू नो वट इज द वैल्यू ऑफ योर शेयर, तो आप एक फिक्स्ड प्राइस पब्लिक ऑफर करोगे, वेयर यू हैव फिक्स्ड के वी आर गोइंग टू सेल अवर शेयर एट $100। बट वेन देर इज टेंडर, टेंडर टेंडर सिस्टम में क्या होता है, राइट, द पोटेंशियल इन्वेस्टर को बिड करना पड़ता है, विद द हायर बिडर, करेक्ट। उसका क्या होता है, ऑक्शन जैसे होता है, हाईएस्ट बिडर को शेयर्स बेच जाते हैं, राइट। आईपीओ होता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी अपने शेयर्स ओपनली पब्लिक को बेचती है, एट जनरली एट व्हाट, अ फिक्स प्राइस, राइट। एंड उस केस में क्या होता है, बोलो, बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व इन द इक्विटी शेयर इशू। देन कम्स द राइट शेयर इशू। राइट शेयर इशू इज व्हाट, टेल मी। शेयर्स गिवन टू, क्या होता है, शेयर्स गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यर डिस्काउंट इज गिवन एज द कॉस्ट ऑफ राइट इशू इज कंपैरेटिवली लोअर देन डूइंग एन इक्विटी इशू। बराबर है क्या, देख लो। बिकॉज यहाँ पे क्या, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मालूम है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ही गिव्स यू और यू गिव व्हाट, टेल मी, शेयर्स टू देम डायरेक्टली, कोई टेंशन ही नहीं। बराबर है क्या, राइट। बट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बिकॉज दे आर रेडी टू बाय योर शेयर्स। अब उसमें टीईआरपी का फॉर्मूला है, राइट। व्हाट इज टीईआरपी, दोज हु हैव डन क्लास विथ मी, टीईआरपी का वन बाय वन हमने काफी सारे क्वेश्चन किए ना टीईआरपी पे, टेल मी। टीईआरपी हो गया, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हो गया, किया था ना अपन ने। आई थिंक हार्डली मेरे हिसाब से 8-10 7-8 क्वेश्चन तो किए हमने क्लास में, राइट। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स of company or market cap into market value or market capitalization plus right share into right issue price, the whole divided by existing share plus right shares, correct। लॉस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या है, बोलो। एक होता है लॉस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक होता है प्रॉफिट टू राइट शेयर होल्डर्स। ये दोनों जो होते हैं ना, दीज आर ओनली वैल्यू ऑफ राइट फॉर राइट शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ राइट फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बराबर है क्या, मैंने एक जगह सारे फॉर्मूले लिखे गए, ये रहा टीईआरपी, एक मिनट, टीईआरपी, दिस इज टीईआरपी। सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट्स हमेशा मतलब कम ही हो जाते हैं ना। हाँ, दे विल हैव अ लॉस ओनली एग्जिस्टिंग वाले, और इनको वैल्यू ऑफ राइट टू राइट शेयर होल्डर को प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज दे आर गेटिंग डिस्काउंट पे क्या, शेयर्स, यस। राइट। टीईआरपी वी कैन आल्सो कैलकुलेट बाय वो मेथड ना, 1:5 राइट्स दिए तो। वो भी कर सकते हैं, बट बेटर मेरे को क्या लगता है, ये सबसे इजी मेथड है, राइट। टीआरपी, हाँ, आप वैल्यू ऑफ राइट वगैरह वैसे निकाल सकते हो, करेक्ट, नो टेंशन, राइट। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, आई एम सरप्राइज। इधर लिखा है वैल्यू ऑफ राइट और इसका फॉर्मूला मैंने, सो लिखा है एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू माइनस टीईआरपी और टीईआरपी माइनस हाँ ये रहा। राइट। हम्म। यानी इसको ही लॉस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू
of right per existing shareholder, right? You would be really surprised to know, correct? पर अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है एग्जामिनेशन में। अगर आप छोड़ के जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या छोड़ के जा रहे हैं स्पाइन कंपनी, फिर क्या था वो एक लव फॉर कंपनी, यू आर डूइंग व्हाट, 100% गोइंग फॉर टेंशन, करेक्ट और नॉट? नंबर 100% तुम्हारा लॉस होने वाला है, राइट? हाँ, और एक तरीका क्या है वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर का, बोलो। वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर, कैसे किया था क्या अपन ने, बोलो? वैल्यू ऑफ राइट कैसे कर सकते हैं, याद करो। नीचे किया था ना रे अपन ने, अरे वही तो किया था, इनटू टर्म्स ऑफ इशू ऐसा बोल के एक पार्ट था। हाँ, मेरे को बोलो शेयर होल्डर की वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ, राइट? इफ ही टेक्स अप द राइट शेयर्स विल द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर चेंज और नॉट चेंज? इफ यू नॉट टेक्स अप द राइट, इट विल नॉट चेंज। इधर एक टेबल बनाया होगा, इधर एक टेबल बनाया था मैंने, कहीं तो टेबल बनाया था ना रे अपन ने एंड में। So yes, it was calculate change in existing हम्म, wealth in all three options above. हाँ तो ऐसे था कि वो एक है, फिर दूसरा क्या बोला था, वेल्थ कब चेंज होगी, व्हेन यू डू नथिंग। आपने सेल भी कर दिया राइट तो भी वेल्थ चेंज नहीं होगी, आपने बाय कर दिया राइट तो भी राइट चेंज नहीं होगी। और मैंने काफी डिटेल में लिखा है, अगर आपको नहीं भी आता है कंसेप्ट, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप ये पूरा कर लो, आपको बहुत इजीली कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है? और वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, राइट? या तो वैल्यू ऑफ TRP minus market value minus TRP, or you could do what, your value of right into the terms of issue। टर्म्स ऑफ इशू मतलब क्या, हाउ मेनी राइट शेयर पर एग्जिस्टिंग शेयर, उससे भी आपका वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर निकल के आ जाएगा, राइट? ये रहा एक और फॉर्मूला है, ये भी आप देख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं वैसे, राइट? ठीक है, चलो। उसके बाद एक नया क्वेश्चन जो स्टडी हब से आया है, वैल्यू ऑफ राइट प्लस एनपीवी इम्प्लीकेशन। यानी इफ लेट से यू टेक अ राइट इशू फॉर अ प्रोजेक्ट, वो राइट इशू आपने लिया और प्रोजेक्ट में कुछ एनपीवी आने वाला है आज बिकॉज ऑफ द राइट इशू, करेक्ट? तो आपने क्या करना, राइट इशू ले लो, बराबर है, राइट? सो व्हेन यू डू टीआरपी, टीआरपी में एग्जिस्टिंग आएगा, राइट इशू आएगा, प्लस उसमें एनपीवी ऐड होगा। व्हाई एनपीवी इज एडेड, बोलो? बिकॉज व्हाट विल हैपन, टेल मी, बिकॉज ऑफ यू ब्रिंगिंग इन दिस राइट इशू, क्या हो रहा है, यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा $5 million का क्या, एनपीवी। तो दैट एनपीवी विल ऑल्सो बी एडेड एंड टीआरपी विल बी देयर। देन टीआरपी विद एनपीवी इम्प्लीकेशन क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। डोंट बी सरप्राइज, ये नया आया है स्टडी अब में, अभी नया है वह। 100% क्या हो सकता है, एग्जाम में आने का शक्यता बहुत ज्यादा है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। वेंचर कैपिटलिस्ट, इनोवेटिव आइडियाज, हाई ग्रोथ बिजनेस पोटेंशियल, इक्विटी रैकेट, करेक्ट? Venture capitalists always invest in companies that have innovative ideas, high growth business potential, राइट? ये दो पॉइंट्स है उनके इसमें, और प्लस एक इक्विटी रैकेट की बात की गई है वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, वेयर दे डू व्हाट, पहले दे विल बाय शेयर्स इन योर कंपनी एंड सेट अ टारगेट रिटर्न फॉर योर कंपनी विच यू विल नॉट बी एबल टू मीट, which will be very high target, correct? And if you do not meet the target, they will say that if you do not meet the target, we will have extra equity into your company, correct? ऐसा बोल के आपको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपके बहुत सारे शेयर्स लेके दे विल ड्राइव यू आउट ऑफ द कंपनी। फाइनेंस फॉर सर एसएमईज, हाँ जो ये होता है शार्क टैंक होता है वो कौन से वाला कैपिटल में आता है? सॉरी, वो जो शार्क वो टैंक तो होता है। वो तो डिपेंड करता है ना, शार्क टैंक में आप ऑफर क्या करते हो, जनरली इक्विटी ही करते हैं। शार्क टैंक में इक्विटी रैकेट होने का बहुत चांस है वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही है शार्क टैंक वाले, वीसीस, वीसीस बोलते हैं उनको, वीसीस, राइट? फाइनेंस फॉर एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, करेक्ट? मैच्योरिटी गैप एंड फंडिंग गैप। मैच्योरिटी गैप क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। देखो एसएमईज को ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑलवेज गेट शॉर्ट टर्म लोन है, गेट लॉन्ग टर्म लोन, बट हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग मीडियम टर्म लोन, 5 से 10 साल, 5 से 15 साल। 20 साल का लोन मिल जाएगा, 1 साल का लोन मिल जाएगा, 2 साल का लोन मिल जाएगा, 5 का नहीं मिलेगा, 15 का नहीं मिलेगा, बिटवीन 5 to 15 दे विल नॉट गेट अ लोन, राइट? एंड हेंस देयर इज अ मैच्योरिटी गैप। फंडिंग गैप मतलब क्या, जनरली ही पैसा है ही नहीं, मिलता ही नहीं है और है भी नहीं, करेक्ट? तो दे कैन टेक बैंक लोन्स, दे कैन गो टू बिजनेस एंजल्स,
फैमिली हु गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के पास जा सकते हैं। 3 ये इंपॉर्टेंट है, SCF, क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, करेक्ट। फिर आ जाओ इसमें नीचे ही इधर SCF जनरली क्या होता है, आ जाओ जरा, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इज वेरी सिंपल, राइट। ऐसा समझने से अच्छा है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कैन बी अंडरस्टूड वाया अ डायग्राम। अरे हमने डायग्राम नहीं किया क्या SCF का, ठीक है कोई नहीं। SCF में देर इज वन कंपनी, करेक्ट, विच इज अ मेन कंपनी, और एक कंपनी होती है विच इज अ सप्लायर ऑफ द मेन कंपनी। जैसे महिंद्रा कंपनी, देर इज अनदर कंपनी विच इज अ सप्लायर ऑफ महिंद्रा कंपनी। सो व्हाट this main company does, or Mahindra, if they increase production and they ask more production from this supplier which is a very small, which is a SME, correct, in this case the SME will not be able to fund the working capital for increased order of Mahindra, so the small supplier goes to the bank, right, and says that boss, this much more production is required, I will require more working capital that is there, right, so please can you give me working capital. Then they're like, who is given you order? Mahindra. Okay, give me the invoice. They will check with Mahindra and get a confirmation that boss whether you have what given the order. It is a large company. Mahindra says yes, and we will give 60 days mein credit pay, we take the order and in 60 days we will pay, you don't worry. They take the guarantee of the small, what, tell me, small and medium enterprise, and thus an extra working capital loan is given to them. Have a look. The scheme allows what, small size firms to be vouched for taking credit from large corporations by providing them with instant advance at low interest rates once the large company notifies the bank of an invoice being approved. फिर क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग तो और भी सिंपल है, डायरेक्टली यू आस्क फॉर मनी, राइट, ऑन द इंटरनेट, राइट, सो यू आस्क फॉर ओनरशिप इन योर कंपनी, $10 $20 दो और ओनरशिप, टेक द ओनरशिप। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज lot like the 12% club. Those who have money list on a website that they have money, those who want money list on the website that they want money. Now see, those who have money and those who want money, they come on one platform, right? Generally bank, if you go to bank you can borrow at 12 and you deposit at 8, correct, deposit at 8, borrow at 12, so 4% बैंक का कमाई है। So instead of that, if a person who has money, he lists that instead of 8, can anybody give me 10? Okay. The person who borrows money, instead of giving 12, he get money at 10%, and he can directly take on that website, right? But here there are a lot of things in that you get what, tell me, you can see the profile of the person, civil score of the person you are lending to and all that, right? Islamic finance. Islamic finance, interest is what, forbidden in Islamic finance as per Sharia law. Rather, a share of profit is paid to person providing finance. So, Islamic finance should not be used for business like gambling, alcohol, etc. Right? Instruments of Islamic finance. Right? What are the instruments? 2 instruments added this time around, and 5 instruments of before. IS3MS plus headquarter. Correct? Sorry, but ऐसा ही याद रहता है, right? IS is Ijara and Sukuk. Ijara is finance lease. Finance lease is basically what? It is an operating lease plus option to buy at the end, right? So purchase price, depreciation, maintenance, everything to be done by lessor, and lessee keep the asset in good shape and paying lease rental. At the end of the lease option, buying option is given. इतना ही लिखना है आपको, right? Sukuk, Islamic bond. Islamic bond means what? Here in Sukuk you have to write a normal bond कैसा काम करता है. Normal bond कैसा काम करता है? You have an asset that you want to buy as a company, correct? So the company does a bond issue against that asset, secured against that asset, right? Company is owner of the asset, right? And bondholder is just a holder of what, or hypothecation of asset is done in the name of bondholder, but who holds the, tell me, asset? The company holds the asset, right? Every year interest is paid by company to the bondholders, correct? And at the end, if any decision has to be taken regarding the asset, company or Mr. A will take, right? Then वही अगर sukuk holder है, correct, Mr. A wants to buy an asset and he does a sukuk issue, then in that case sukuk holders are owners of the asset, right? And any decision of the asset should be taken by the sukuk holder. That is not the case in the normal bond. And any, you are not going to pay interest, but what, profit or loss share will be paid to the sukuk holder every year, right? Then there is something called as the 3Ms. 3Ms are what? Murabaha, Mudaraba, Musharaka. Murabaha is what? Murabaha, bolo, trade credit and loans, correct or not?
मिस्टर ए वॉन्ट्स टू बाय एन एसेट ऑन लोन, करेक्ट? तो जनरली ऐसे होता है, मिस्टर ए विल हाइपोथिकेट द एसेट विद द बैंक, बैंक विल पे द मनी, मिस्टर ए विल टेक द एसेट, ओनरशिप इज विद मिस्टर ए विल व्हाट, pay all interest principal to bank, and at the end, right, asset will be fully with ownership, no hypothecation will be removed once the interest and principal is paid. But when it comes to muraba, it is not the case. First, if you tell the bank that you want to buy the asset, first bank will buy the asset, add profit into it, take the ownership, add profit into it, and then sell it to you, and then you have to repay in certain installments, correct or not? Physical ownership is taken by bank and then sold to you at a profit. Have a look. Then there is mudaraba and musharaka. Mudaraba is quite similar to equity finance. There are now applicative questions on this that are asked. They will ask you that the management wants to know certain instruments which of Islamic finance which can be used for as a equity finance या interest based, क्या है, इक्विटी बेस्ड एंड इंटरेस्ट बेस्ड यानी ओनरशिप बेस्ड, राइट, कौन से फाइनेंस है? तो मुदारबा एंड मुशारका और ओनरशिप बेस्ड व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स. बट अगर बोले कि डेट बेस्ड फाइनेंस, राइट, तो ऊपर का आपका लीज यानी इजारा एंड सुकुक आर डेट बेस्ड एंड इक्विटी बेस्ड पूछे तो मुदारबा मुशारका वो है, और मुराबा इज ऑल्सो इक्विटी, क्या, अपना डेट बेस्ड, करेक्ट? दैट इज हाउ इट इज. मुदारबा मुशारका आ जाओ. मुदारबा मुशारका में मिस्टर ए मिस्टर बी with one with finance and money and one with management skill come together, right? They do some business and there is a profit that is earned, they will share in the PSR. If there is a loss, they will share in the, who will share? अरे sharing नहीं होता है, only Mr. A who brought the money will face the losses. Very similar to equity finance. Arabul Mal and a Mudarib come together and do business. Profit is shared between both of them in the PSR, but if there is a loss, it will be borne by Arabul Mal only. Musharaka, Mr. A, Mr. B both have finance and management skill come together. They do business. If there is any profit, they share in the PSR ratio. If there is any loss, they share it in the capital sharing ratio. It is a partnership or a joint venture that is run by both Mr. A and Mr. B. फिर pecking order theory. Whenever you want to what go for any finance raising, first preference should always be given to retained earnings, correct? Whatever you have in your pocket, use that first. But retained earnings generally are when you require a low amount of money, retained earnings is required, right? But if you take too much retained earnings from your business and do not pay dividend, then there will be a problem with what? Generally retained earnings is no cost at all. But if you do it for a very long period of time, then there is a lot of cost that will be involved. So try not to do that, right? Preference 2 is your debt issue, bond issue, correct or not? Your secured debt, unsecured debt, preference share. So preference to is debt issue because it is generally lower cost than equity. First उसमें भी first priority should be given to secured, then unsecured, and then preference. हाँ, ranking of this comes up. Ranking of this preference is raising equity. In equity also first preference to right issue because it has lower cost, and new share issue, right? So most expensive is your equity, less expensive is your debt, and most cheapest or free source of finance is retained earnings, correct? But for a very long period of time, it will be a problem. Sure. Right shares example plus explanation. ठीक है. Existing market value into, ठीक है, अपना आई थिंक काम ये हो गया है. So Murabaha is debt finance, right? मुराबा इज डेट फाइनेंस, यस. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चलो. कॉस्ट ऑफ कैपिटल वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स. ये मेरे को ऐसे एकदम मक्खन चैप्टर लगता है. वेरी इजी है. बेसिक्स ऑफ WSCC में मैंने एक, देर इज वन फिनोमिना दैट आई नीड टू टेल यू. एक फिनोमिना कुछ ऐसा है क्या? सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो. एक फिनोमिना क्या है मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज द फिनोमिना? फिनोमिना कुछ ऐसा है दैट बॉस एज मेनी डिफरेंट डेट एंड इक्विटी, तो अलग अलग नहीं हो सकती, इक्विटी एक ही है, but as many different preference share and debt that you take, correct? As many different debt that you take, as many different debt that you as you take. WSCC में फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो उतने ब्रैकेट्स बढ़ते जाएंगे. That is what the logic was of this whatever first question that I had taken. Second thing, tax has an impact only on debt and not on equity or preference share. Third, right, if the cost changes, right, the bracket or debt का bracket will change. ठीक है. वेट ऑफ WSCC जनरली बुक वैल्यू, ये क्वेश्चन आया था.
जनरली क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे एंड नॉट टेक मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू लेंगे एंड नॉट बुक वैल्यू, बोलो. तो मार्केट वैल्यू Generally, you take market value because market value is what? See, whenever you're doing WACC, calculating WACC, are you doing for some project that has already happened, or are you calculating WACC for a project in the future? Tell me. Project that will happen in the future, right? The book value are indicative of historical amounts. Market value denotes some or the other, where the current value of what? The equity and debt, which are more aligned with what? The future growth that is there, right? देख लो जरा. Note for bank loan, book value is equal to market value, and if nothing given in question, market value basis of WACC is the default method. ठीक है. हाँ. इसमें भी एक डाउट था. while calculating WACC in section C question, they asked to calculate as after tax WACC, right? बराबर. तो उसमें ना you have to calculate KD by IRR, बराबर है? बराबर. तो KD 1 माइनस टैक्स रेट ही निकालना पड़ेगा ना. हाँ हाँ, बट सर तो उसमें इंटरेस्ट, ऐसा था कि केडी जो निकला ना वो आफ्टर टैक्स ही निकलेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं इस वजह से. तो फिर आफ्टर टैक्स में केडी डायरेक्ट डाल देंगे, और इफ यस केडी ऑब्वियसली. क्वेश्चन में दे दिया है तो उसको 1 माइनस टैक्स रेट करना हाँ, पड़ेगा. इंटरेस्ट एक ही तो कैश फ्लो है. टेल मी, मार्क 3 कैश फ्लो है व्हाइल कैलकुलेटिंग केडी बाय आईआरआर मेथड. ठीक है. एक है मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू पर टैक्स का इंपैक्ट होता है कि 0 ईयर पे? नहीं. देन इज योर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट यूज करने का. यस. रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू पर टैक्स का इंपैक्ट होता है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज व्हाट? रीपेमेंट ऑफ लोन दैट इज टेकन. तो कोई टेंशन है नहीं. Then KE by DVM approach, dividend valuation model approach. KE by DVM approach. DVM is DVM without growth and DVM with growth. बराबर है क्या? Capital asset pricing model, CAPM, right? Dividend valuation model. DVM के basic assumptions क्या है? Right? Dividend policy is formulated and dividend will be paid till perpetuity either with growth or without growth. Shareholders generally क्या करते हैं? Only get dividend as a return of their shares till perpetuity, right? That is no capital gain as assumed that shares are irredeemable and not sold. Expected return to equity shareholder is cost to company for equity, that is KE, and present value of all the dividend is the true value intrinsic value of share, which is equal to the market value of shares. Now you know why I had derived all the formulas in class. How much did that help you? Honestly tell me. In a what topic like business valuation, what derivation of formulas here, how much did it help you there in calculating or solving business valuation question? थोड़ा याद करो. business valuation में टाइम बच गया क्या because of deriving the formulas here? Yes sir. टाइम बच गया. Correct. The basic assumption is that shares is not mispriced in the market and true value, intrinsic value, present value of dividend, cash flow is the market value of share today. ये कोई भी बुक में नहीं है. ये मेरा क्या है, चैलेंज है आपको. है क्या कोई बुक आपने देखी? कैपलन बीबीबी किधर है क्या? स्टडी अप पे भी है क्या ये अजम्पशंस? सीएफए से सर, सीएफए में है ये सब चीजें, और सीए फाइनल में वहां से है, कहीं और नहीं है. बट ये अजम्पशन अगर आपको मालूम है, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ केई. वैसे तो केई का फॉर्मूला इज व्हाट? इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स इज नथिंग बट D1 अपॉन केई. D1 इज व्हाट? सेम डिविडेंड पेड एवरी ईयर, करेक्ट, डिवाइड बाय केई. बट अपने को तो केई का फॉर्मूला चाहिए. K is equal to D1 upon P0 in what? Tell me. Your dividend valuation model, right? Cost of equity. Cost of equity by or D0 and D1 analysis. Now tell me, D0 से D1 कैसे जाओगे? जो भी growth rate होगा, today's dividend given, whatever dividend paid will be given and growth rate will be applied. So D0 into 1 plus G gives you your D1. But tell me, whenever you are doing what? Tell me, cum dividend and ex dividend share price, correct? So always will you take ex dividend share price or will you take cum dividend share price? सोच के बोलना. Ex dividend. Ex dividend, right? But if the wording of the question says that dividend has just been declared but not yet paid, in that case, what is the interpretation of that? Cum dividend. And share price. Cum dividend. Then you have to deduct the dividend that is declared from the cum dividend share price and guess the ex dividend share price. Correct है क्या? देख लो. Right? Right? ये हो गया.
चलो उसके बाद विदाउट ग्रोथ, हाँ उसके बाद कम डिविडेंड ये हो गया। हाँ उसके बाद टेल मी, P0 हो गया, D1 हो गया, डिविडेंड इज पेड ऑलरेडी बाय कंपनी, शेयर प्राइस नाउ इज गिवन। हाँ आपको तो वो तो आई थिंक हमने पूरा एकदम डिटेल में किया है, कह रहे बोलो, वो एकदम डिटेल में किया है। हाँ डीवीएम विद ग्रोथ, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के क्या है, सेम सारे अजम्पशंस है, करेक्ट। एंड ये फॉर्मूला पीवी ऑफ परपेचुटी विद ग्रोथ से निकल के आएगा, तो फॉर्मूला इज एक्चुअली द बेस फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ या वैल्यू market value of share is equal to dividend at the year 1 divided by ke minus g, and when you rearrange the formula you get ke is equal to d1 upon p0 plus g. P0 is nothing but the share price, now x dividend share price. Now this growth rate can be calculated by 2 or 3 methods, right? ग्रोथ रेट डिटर्मिनेशन 2 मेथड्स है, एक एक्स्ट्रापोलेशन मेथड ऑफ ग्रोथ कैलकुलेशन या लिप्स मेथड बोलो या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल बोलो। मैं एक्स्ट्रापोलेशन बोलता हूँ, कुछ कुछ बुक्स में लिप्स मेथड लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक्स में एक्स्ट्रापोलेशन लिखा हुआ है। एक्स्ट्रापोलेशन में तो सिंपल है बॉस। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड का भी एक अगर मैं बोलूं तो हिस्टोरिकल पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिसाइड्स द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हिस्टोरिकल पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिसाइड द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, करेक्ट। And whatever is the historical growth rate will be applied in the future is an assumption that is there in growth rate. तो आप क्या करते, tell me, latest dividend that is D0 divided by earliest dividend raised to 1 by n. 1 by n is not number of years, but n is what, number of time dividend grows, the whole raised to 1 by n minus 1, correct. The Leaves method or extrapolation method or average annual growth rate method uses the historical dividend payment growth rate and assumes it is to be applicable from year 1, फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 1 एंड इन द फ्यूचर। ये भी एक एमसीक्यू बोल के आ सकता है, जनरली ऑल डिविडेंड फ्रॉम अर्लीस्ट टू टुडे आर्टिकल, राइट। एक दो तीन क्वेश्चन हमने देखे थे, आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते। हाँ इफ अ सर्टेन क्वेश्चन में डी ये ईयर 1 जो लेटेस्ट ईयर है उसमें डिविडेंड इज नॉट पेड एंड फ्यूचर डिविडेंड्स आर पेड, तो वो फ्यूचर तो सेकेंड ईयर से आगे जो होगा वो देने का। परपेचुटी विद ग्रोथ स्टार्टिंग लेटर, लेटर परपेचुटी स्टार्टिंग लेटर वाला फॉर्मूला जाएगा। टीवी लाके एक प्रेजेंट क्वेश्चन, लाके फिर एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन वैसा है आपके बुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ सर है। तो बेसिक assumption ऑफ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर, रिटेन्ड अर्निंग रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। तो आपका फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू बी इन टू आर ई, राइट। B इज नथिंग बट द रिटेंशन रेशियो, R इज नथिंग बट रिटर्न ऑन व्हाट, इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, योर रिटेन अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द EAESH एंड द रिटेंशन और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला इज नथिंग बट योर व्हाट, टेल मी, योर क्या है फॉर्मूला, योर 20 मिलियन बाय 250 मिलियन क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, EAES डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, करेक्ट। ये आप ले सकते हो, ये इतना मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगता है। केपीएस तो ठीक है, सेम फॉर्मूला, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। केपीएस इज इक्वल टू व्हाट, D1 और प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज पेड एवरी ईयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सर इसमें ग्रोथ नहीं, केपीएस के डिविडेंड में कभी ग्रोथ नहीं होती बिकॉज इट इज व्हाट, फिक्स परसेंटेज एवरी ईयर। देन केडी, केडी में केडी ऑफ इररिडीमेबल डेट सेम एज व्हाट, टेल मी, basic KD is what, if you ask from investor point of view then KD is equal to interest on loan note divided by market value of loan note, tax बाद में करना। if asked from company point of view then KD 1 minus tax rate is equal to interest 1 minus tax rate divided by market value of loan note, correct। एक सेकंड, ओके। KD 1 माइनस टैक्स रेट, करेक्ट। देखो जरा सेक्शन ए एंड बी क्वेश्चन में आया और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पूछा तो यू हैव टू यूज केडी बिफोर टैक्स, बट इफ इट कम्स इन ए बी एंड सी एंड यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देन केडी आफ्टर टैक्स शुड बी यूज्ड। चल केडी ऑफ रिडीमेबल डेट तो सिंपल है, राइट, यू हैव टू गेट द कैश फ्लोस। सबसे पहले होगा क्या है, योर मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट विल बी नेगेटिव, देन इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट विल बी इन व्हाट, टेल मी, पॉजिटिव एंड रिडेम्पशन वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपको केडी 1 माइनस टैक्स रेट निकालना है, अगर आपको केडी दिया है फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू या आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालना है तो आपको इंटरेस्ट बिफोर टैक्स यूज करना पड़ेगा और मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा।
KD of convertible debt is what? Redemption value or convertible value, whichever is higher वो लेना है, बाकी everything based logic. So you take all these three, take net cash flow, find the error of that is KD. चलो वो हो गया KD convertible बैंक लोन. Tradable fixed rate loan रहेगा, no tension, 7%, but 7% generally 7% given, it will be before tax, correct, nothing given. Base is before tax, फिर आपको इसको after tax करके यूज करना पड़ेगा in the answer. Then variable rate loan basically is what? Use the loan note KD 1 minus tax rate, redeemable or what? अगर ऐसा बोला वेरिएबल रेट लोन है और नहीं दिया वेरिएबल रेट, तो इन दैट केस जो भी रिडीमेबल लोन नोट होगा उसका आप केडी ले लो, या इरिडीमेबल लोन नोट का केडी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, राइट. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM. द स्टोरी, आई हैव 3 स्टोरीज ऑफ CAPM के थियरीज के 3 स्टोरी है और CAPM के आई थिंक 2 स्टोरी है. अगर आप आए, यू टेल मी दैट बॉस आई वांट टू बाय सर्टेन स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, राइट, एंड यू बाय राइट नाउ winter is going on. If you buy winter stocks, then there will be a lot of risk in the portfolio. To reduce the risk, you will buy what? Summer company stocks. Then to reduce the risk more and more, you will buy different various industries ke stocks, which makes slowly what happens because of this, your company specific, industry specific risk reduces, or it is also called as your unsystematic risk. It is eliminated completely by what? Diversification of portfolio. You take different industry, 15-20 industry ke stocks, and what? You do this. Then, but you cannot eliminate, you can eliminate completely the unsystematic or company specific risk by diversifying the portfolio, but you cannot eliminate the market risk or the systematic risk, right? It cannot be eliminated fully. So basically you measure it and use it in your transaction, correct? So for measuring market risk or systematic risk, you use a term called beta. Beta is nothing but when 1% of a market index changes. What is market index in India? You have Nifty or what? Sensex. वो है market index. It is index of top shares of the market, correct? So if market index changes by 1%, how much does your individual stock value change? Gives you a beta that is there, right? So if let's say 1% change in market index and your stock changes 0.7, so your 0.7%, your beta is 0.7, correct? It is also called as a volatility of stock, correct? Beta is variability or volatility of the stock as compared to your market, correct? This is beta. This is generally beta equity, correct or not? The total risk of beta equity. Then you have KE by CAPM. Mein, the story is what you come to me and you ask, sir, $50,000 I want to invest. Then I ask you, how much is your risk appetite? You say, that's a risk appetite का तो मालूम नहीं, but अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए. If I say if you have no risk appetite, that means you don't want to take any risk, you can go and invest at RF at 4.5%, correct? But you say no sir, 4.5% is very low, I want some more return. Then I say go into the market and invest into the stock market or equity stock of the company. Generally, if you go into the market, you will have 20% or 10% or what 12% return, right? That means RF without risk 4%, with risk 12%. So you are getting rewarded for risk at 7.5%. This is called as market risk premium or equity risk premium, correct? And then you say, sir, ऐसा general बात मत करो. Tell us specifically, if I want to buy certain stock, how much return I will get. I will say like, okay, get the beta for me. Beta of that company is 1 point something 2. Then I say, okay, 4.5 to minimum you will get plus 7.5% for taking the risk. And in going into this company, you get 1.2 times of the market risk that you take. So 7.5 to 1.29% is the extra risk that you will get, correct? That is 4.5 plus 9%, 13.5% is the return of company A. देख लो. But in CAPM, if we assume, right, expected return क्या है of company A stock is nothing but the cost of equity for company A. तो KE का फॉर्मूला बन के आता है, KE is equal to RF plus beta equity of company into RM minus RF, right? That is how things work out. हाँ, इसको बहुत बार RM minus RF को MRP, that is market risk premium और equity risk premium भी बोला जाता है. This is beta equity of company, that is total risk, total market risk. Then beta, if it is less than 1, that means less risky company, less volatile company, it has a stock risk is less than the market risk. If beta is equal to 1, then stock risk is equal to market risk, right? हाँ, if beta is less than 1, either left side में KE will be less than RM and KE will be more than RF, correct? But when beta is 1, KE will be equal to RM, correct? KE and RM will be same. KE is greater than RF. Stock risk या stock जो volatility है वो same as market risk, correct? If beta is equal to 0, then stock is not affected by market at all and KE is less than RM and KE is equal to RF.
correct? And if beta is greater than 1, then K is equal to or is greater than RM and is equal to greater than RF also. More risk or more volatility and stock risk is more than market risk. All this analysis I think we have done in class. We solved questions also, right? चलो उसके बाद CAPM का एक्सप्लेनेशन तो हो गया भाई. बीटा एग्जाम्पल इन क्लास छोड़ो. थियरीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो स्टोरी आपको याद होगी, बराबर है ना? क्या बोलता है ध्रुवीन? आशीष, कैसी है स्टोरी है अपनी? चाह कर भी भूल नहीं सकते, बराबर है ना? बोलो. स्टोरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थियरीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आ जाओ. तीन थियरी कौन सी है? ट्रेडिशनल थियरी, मॉडिग्लानी मिलर थियरी. मॉडिग्लानी मिलर विदाउट टैक्स 1958, मॉडिग्लानी मिलर विद टैक्स 1963. करेक्ट. ट्रेडिशनल थियरी में बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है. करेक्ट. इसका ड्राइंग किया था ना? हाँ, मॉडिग्लानी एंड मिलर इधर मैंने नीचे भी किया था ना? हाँ ठीक है, ये रहा. मॉडिग्लानी एंड मिलर में जनरली क्या होता है? शुरुआत में व्हेन यू टेक डेट, करेक्ट, व्हेन यू टेक डेट the WSCC falls, correct? The WSCC falling. First, you are an ungeared company, so you start taking gearing. By taking debt, some WSCC falls. Once you go, the WSCC will be okay. It will fall. Second time you go to take debt, no problem. But third time when you go to take debt, KE will become uncomfortable and KE will ask for more return. And also your bank will not be very happy, correct? And your WSCC will go up. Fourth or fifth time when you go, so KD will also increase because your debt is too much. So your theory or traditional theory says that was C, and also it depends. If WSCC falls, value of company also goes up because it is by the FCFF या free cash flow for firm approach से max value of company निकाल सकते. Now if you look at traditional theory says debt is good but only up to certain points. If you take too much debt, then there will be a problem in the company or there will be a problem in the working, right? Too much debt is a problem, correct है क्या? देख लो जरा. Too much debt बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. बट व्हेन इट कम्स टू मॉडिग्लानी एंड मिलर, व्हाट? टाइप 1, प्रोपोजिशन 1 बोलते हैं उसको, या अभी विदाउट टैक्स भी बोलते हैं, करेक्ट? इट सेज दैट बॉस, द मोमेंट यू ब्रिंग इन डेट के विल गो अप, द मोमेंट यू ब्रिंग इन डेट के विल गो अप, मोमेंट यू ब्रिंग इन डेट के विल गो अप. मतलब ही क्या? सर, द WACC विल रिमेन कांस्टेंट एवरी टाइम, debt KD will also remain constant, but KE will constantly go up. As debt increases, KE goes up. That means if you remember, there was something we wrote, KE has a linear relationship with gearing, correct? That gearing goes up and KE goes up in both Modigliani Miller theory. But here KD is taken KD before tax. But if you take KD after tax, and see, value of company will also remain same. But if you take KD after tax अगर लिया, right, that is M&M with tax theory. In that case क्या होगा? Tell me. Your WACC will keep on falling as debt increases because KD ने अभी KD1 minus tax rate will come in, correct? And slowly your WACC will start falling and it will fall. So you go on taking debt. Almost WACC will be equal to 99.99% debt and WACC will be equal to KD. And value of company will go up and up and up and up, correct? So 3 theories, correct? One theory says take debt. Initially, a bit of debt is okay, but not too much debt. Second theory says take debt, take equity, whatever you want to do, but WACC is even constant. M&M theory with tax is very clear that boss, take debt. Debt will lead to reduction of WACC and company का value will go up and up. Have a look. Debt is risk free and available very easily. वो M&M का basic क्या है? Assumption है. This is how things work out in theories of gearing, right? Then when can existing WACC be used for a proposed project? Simple है. 4 point. The existing business of a company should be same as the proposed project of the company. Old business is equal to new business. Weight of capital of old business should be the same for new business, right? And the new proposed specific borrowing, that is not allowed. That is, you have to bring in the money from a pool of funds. New project specific borrowing is not allowed. New project should be comparatively smaller in size to existing business, correct? And whenever specific borrowing or source of finance is used for certain activities, use that specific borrowing or source of financing rate. देख लो जरा, जहां से भी पैसा आता है you will use that rate, correct? But where you are doing a project fully, you use a mix of various sources of finance and hence you use WACC. And new project should be comparatively smaller in size, right?
Then comes the part of risk adjusted WACC. You have total risk or systematic risk or market risk of company, which is denoted by beta equity, which has two parts, nothing but the business risk and financial risk. Business risk is the operation risk or the business asset risk that is there, which is denoted by beta asset, and the financial risk, that is the debt is to equity ratio, that is gearing ratio. Correct. So the beta asset ka formula, right? Total risk is nothing but beta asset is a mixture of business risk and financial risk, right? So beta asset का formula है VE divided by VE plus VD1 minus tax rate into beta equity plus VD1 minus tax rate divided by VE plus VD1 minus tax rate into beta debt. But beta of debt, that debt does not change in comparison to the equity stock market index, and hence BD का beta debt is zero. Hence beta asset is equal to VE divided by VE plus VD1 minus tax rate into beta equity, right? And then now whenever you have, see, you have beta asset, you add financial gearing into it, you get beta equity, correct? That is called as, you have a ungeared beta asset is ungeared beta, you add gearing into it, it becomes a geared beta or beta equity. You have beta equity there with you and you remove the financial risk, you are left with beta asset. This is called as ungeared equity or ungeared beta. इसमें एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता है that there is an existing business which wants to go into a new what unrelated business, right? And it wants to know what is the business risk of that business, right? So it goes to a proxy company. So let's say it is a retail business which wants to go into the coaching business. So you'll go to the proxy company, which is a coaching business. Uska beta equity financial risk will be given. That is total risk and financial risk. So from the total risk, this is the total risk. Remove the financial risk, you get the business risk. So get the business risk, beta asset, use it in your new business, correct? As business risk, correct? And then ask the existing company how much should be the equity to debt. If the equity to debt is given by the existing company, put it up in your what? Again, do what? You have the beta asset, add the financial gearing given by the existing company. De-gearing and re-gearing can be done very easily. Have a look. The WACC can be used. Now see, with that, you get a beta equity of the new proposed business. With that beta equity, you can find KE. With that KE, KD, VE, VD, you can directly find WACC. And that WACC can be used to appraise the new project. Correct? I think I have written the whole process जो अभी बोला ना मैं, पूरा इधर 4 स्टेप में लिखा हुआ है. If you want, you can read it. Analysis of what? If financial risk of proxy company and financial risk, that is equity debt of the new company and the proxy company is same, then beta equity of new company and beta equity of proxy company will be same. If existing company uses 100% equity, then beta asset of what? The proxy company will be equal to beta equity of new company. With anything other than these two options, normal calculation has to be done. आ जाओ, एक सेक्शन सी का सोर्स का क्वेश्चन था जिसमें, राइट, इफ यू ब्रिंग इन डेट क्या होगा, इफ यू ब्रिंग इन इक्विटी क्या होगा, राइट? दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट पी रेशियो यूज करना है एंड मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी वो फाइंड करना है, अर्निंग्स यील्ड से मार्केट प्राइस फाइंड करना है. So, हाँ, एक सेक्शन सी क्वेश्चन था जिसमें इट वाज रिटन कि द अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग बाय 5% पर ईयर, ठीक है? तो उसमें अर्निंग्स यील्ड कैलकुलेट किया ना उन लोग ने, तो उसमें वो अप्रोच लिया था ग्रोथ वाला, लाइक वी डिडक्ट द ग्रोथ ना, वो अर्निंग्स यील्ड में लिया था कि अर्निंग हाँ, यील्ड तो अर्निंग्स यील्ड में भी वो आ सकता है ना. वैसा हो सकता है ना? यस, वो भी कैश फ्लो के जैसे ग्रो करता है, हाँ वैसे करके आप करवा सकते हो. बिजनेस वैल्यूएशन में क्वेश्चन है वो. हाँ हाँ, वही वही. ये पीबीआईटी पैट और पीएटी, पीबीआईटी पीबीटी और पैट, इसको भी कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैंने बताया था, राइट? पीबीआईटी दिया है, पीएटी दिया है, तो हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ. अब इसका ना मैं कितना भी आपको बोलूं, इसका कुछ मतलब बनेगा नहीं. जैसे अभी रिवीजन हो गया तो एक 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते ना. एक ला फॉरगे बोल के क्वेश्चन है. ला फॉरगे मैंने किया था क्या क्लास में शायद. शायद, और मेरे को एक्सेल शीट देखने दो. तो फिर एक आधा कुछ स्पाइन या कुछ रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, ये है ना, तो हाँ. दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं जो रिसेंटली एग्जाम में एक क्वेश्चन आया ना इसके ऊपर, वो करते हैं. रुको एक मिनट. सो ये जो डेटा दिया है पीबीआईटी वगैरह, उसमें एक करेक्ट होता है, फिर एक राइट होता है और एक ये क्या डेटा. क्या का डेटा दिया है? ये पीबीआईटी और वो सब दे दिया रहता है ना उन लोग ने, अर्निंग्स हाँ,
वो सब, हाँ तो उसमें करंट भी निकालने का ना, फिर हाँ इक्विटी का और फिर डेट का। हाँ। नहीं, लॉक हमेशा बन किसी गया है। क्या बोले? रुको एक मिनट। फाइन जेड एम और कर सकते क्या? रिस्क एडजस्टेड डब्ल्यू का, या रिसेंट एग्जाम का कोई क्वेश्चन करते, गैमगी करते क्या? रुको। गैमगी क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। रुको। मस्त क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, मेरे को लगता है। दिख रहा है क्या क्वेश्चन अभी आपको? बोलो। ये सर। आ जाओ। हम्म, आ जाओ जरा। गैमगी इजी क्वेश्चन है, बट मतलब हमने किया है पूरा क्लास में बोल के इजी लग सकता है, करेक्ट। बट आई डोंट नो सबको कैसा जा रहा है, करेक्ट। तो आ जाओ, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये करा के आपको छोड़ देता हूँ, बिकॉज रिवीजन तो मेरा पूरा हो गया। गमगी इज अ लार्ज लिस्टेड कंपनी विच इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ऑपरेशन। करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट गमगी कंपनी इज एज फॉलोस, करेक्ट। तो देखो, करंट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? $177 million। डेट का 450 मिलियन है, और इसके 6% बैंक लोन है, यानी इस पे इंटरेस्ट 450 का 6% पे होगा। इक्विटी का नंबर ऑफ इशूड शेयर दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया है, ठीक है, करंट अर्निंग्स पर शेयर दिया है, ठीक है, ईपीएस दिया है, इंटरेस्ट कवर दिया है 6.6, पी रेशियो दिया है 8, इंटरेस्ट कवर भी दिया, ठीक है, टोटल गियरिंग भी दिया है, राइट। तो गियरिंग भी निकाल सकते हैं अपन, या गियरिंग में निकालने को बोला है। 32 डेट डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी यूजिंग द मार्केट वैल्यू, ये भी बोल दिया है। ग्रोथ इन प्रॉफिट हैज डिक्लाइंड एंड गमगी कंपनीज लार्ज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर आर इंसिस्टिंग दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडरटेक एन एक्सपांशन प्लान। The board of directors developed a plan which involves a project requiring 360 million initial investment, earning an annual operating profit of 64.8 million. कितना चाहिए एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 64.8। 64। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, एनुअल ऑपरेटिंग यानी पीबीआईटी होगा, पीबीटी होगा या पीएटी होगा? बोलो। पीबीआईटी। PBIT, correct. Expansion finance. Gamgi does not have sufficient cash reserves to finance the project. Therefore, financing options two under consideration. एक इशू ऑफ 5% लोन नोट यानी डेट, यानी डेट में ओल्ड 6% ये तो लगेगा, प्लस दिस 360 मिलियन पे 5% भी लगेगा, करेक्ट। एंड राइट इशू एट अ 25% डिस्काउंट टू द करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस दी है क्या? पी रेशियो दिया है, करंट ईपीएस दिया है, शेयर प्राइस दिया है क्या? सर निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। ईपीएस दिया और पी रेशियो भी दिया है, बट इधर किधर तो शेयर प्राइस दिया था, रुको आ जाओ। करंट शेयर प्राइस 25%, नहीं नहीं दिया है आई थिंक। whichever finance is chosen, the following are to be assumed: the finance will be raised and the investment undertaken in time for the project to be operational for the start of the next year. The P ratio will remain unchanged, ठीक है। तो P ratio से भी आई थिंक अपन P ratio इंटू ईपीएस करेंगे तो भी करंट प्राइस आ जाएगी मेरे हिसाब से, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करंट प्राइस निकाल लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। उस पर 25% डिस्काउंट लेके कितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे वो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है देखने दो भाई। हाँ, टू एड द डिसीजन कैलकुलेट द अबाउट थ्री रेशियोस, राइट। तो आ जाओ, कैलकुलेशन एक ही टेबल में हो जाएगा अपना, तो कैलकुलेशन ऑफ क्या है? इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो कॉमा ईपीएस एंड टोटल गियरिंग, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। इफ
इफ ऐसा करता हूँ, लोन नोट इशू और एंड अदर राइट इशू, एक ही टेबल में बना देते हैं। आप दो अलग अलग आंसर भी लिखे तो भी चलेगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टाइम सेव होगा अगर हम एक ही टेबल में बनाएंगे। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। पर्टिकुलर्स हम लोग ऐसा करते थे, याद हो तो, एग्जिस्टिंग, करेक्ट, फिर उसके बाद लोन नोट लिया तो क्या, लोन नोट इशू डन और राइट इशू डन। बाकी सारी चीजें नीचे वर्किंग नोट में अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले चलो करंट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट तो और अभी इसमें जैसे इन लोग ने ये दिया है करंट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ बट अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पीबीआईटी पता है, वो ही लिखा तो हाँ, चलेगा एक तो साथ। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लैश पीबीआईटी लिख देने का ना, जो टेंशन स्लैश ना लो। लिखना ऐसे हाँ, लिखना पड़ेगा। प्लस 64.8 मिलियन, करेक्ट, पहले ये लिखो, सॉरी, अमाउंट इन डॉलर मिलियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इधर भी क्या होगा, 177 प्लस आपका 64.8 होगा, बराबर है, ठीक है। राइट, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट, इधर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा पुराने में 450 पे, 450 इंटू कितना परसेंट, 6%। सर ये किससे रिलेटेड कर रहे हैं हम क्वेश्चन ये? ये साहब एक क्वेश्चन है, आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही एक क्वेश्चन है जो क्या है, टेल मी, वेदर यू शुड टेक लोन नोट इशू और वेदर यू टेक राइट इशू, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में। आपने किया है क्या नहीं मालूम नहीं, ला फॉरगे, स्पाइन, गमगी, ये सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं और फेमस क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आपके बुक में 5-6 क्वेश्चन है ऐसे, आपने देखा नहीं होगा तो देखना चाहिए, रियली हैव अ लुक एट इट, करेक्ट। अब लोन नोट में क्या है, पुराना डेट तो आएगा 450 मिलियन का, बराबर है, और एडिशन कितना है रे बाबा, 450 मिलियन पे 6%, और नया लोन नोट आप लोगे तो कितने पे इशू, लोन नोट इशू नया 5% पे, तो प्लस आपका 360 मिलियन। सर अगर इसी में ही +6% करना है तो कैसे होगा इसमें एक्सेल क्या, में? प्लस प्लस सिक्स सिक्स परसेंट परसेंट तो जैसे इंटू वन पॉइंट इन्फ्लेशन जीरो में। सिक्स इंटू हाँ वन जैसे पॉइंट जीरो सिक्स इंटू 1.06। 450 × 1.06। हाँ, तो प्लस 450 प्लस 6% हो जाएगा। ये तो हमने 450 का 6% निकाला है क्योंकि हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, बराबर है ना। 360 जो आप नया ले रहे हो, दिस इंटू 5%, बराबर है, हैव अ लुक, 45 हो जाएगा, और यहाँ तो 27 ही रहेगा बिकॉज न्यू लोन नहीं आने वाला है, करेक्ट। इधर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो $450 इंटू 6%, राइट, एग्जिस्टिंग के लिए, एग्जिस्टिंग का इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग एंड राइट इशू का इंटरेस्ट, बिकॉज राइट इशू में आप डेट इशू नहीं करने वाले, राइट, बट जहाँ पे लोन नोट इशू हो रहा है वहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा, $450 मिलियन इंटू 6%, प्लस आप जो 360 मिलियन रेस करने वाले, $360 मिलियन इंटू 5%, बराबर है क्या, देख लो, ठीक। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस प्लस दिस, करेक्ट। फिर इसमें से माइनस होगा टैक्स, टैक्स रेट बता सकते हो, टैक्स रेट 20%। 20% बॉस, करेक्ट, तो नेगेटिव दिस इंटू 20%, ये हो गया प्रॉफिट तो टैक्स। कितना है प्रॉफिट, दिस प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी आपका EASH भी बोल सकते हो आप, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, ये हो गया अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू
इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर इसके नीचे चलो क्या होगा, अर्निंग्स हो गया ना, हाँ ठीक है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर लगा लेंगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा। चलो नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने हैं बता सकते हो आप मेरे को? 800। 800 मिलियन, ठीक है 800 है। अगर आप लोन नोट करेंगे तो भी 800 ही रहेंगे, बट अगर आप राइट इशू करेंगे तो आपको राइट इशू नंबर ऑफ शेयर वगैरह सब निकालना पड़ेगा। आ जाओ जरा, राइट इशू वर्किंग नोट, राइट इशू वर्किंग, ठीक है। ठीक, तो इसमें आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं। सर जैसे इसका अमाउंट कंक्लूजन देना है, सजेशन देनी है, वो हमें उसमें करना पड़ेगा ना? इसमें जैसे MS वर्ड होता है ऐसे आता है अलग से। नहीं, अगर एक्सेल का क्वेश्चन है और उसमें नीचे कैलकुलेशन के नीचे एडवाइस भी लिखे तो उधर ही नीचे लिखनी पड़ेगी, या डिसीजन पूछा है तो उधर ही नीचे लिखना है। थियोरी क्वेश्चन खाली आएगा तो उसको क्या आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। एएफएम में कंक्लूजन या रिपोर्ट लिखना होता है तो आप कहाँ लिखते हो, वर्ड में वगैरह लिखते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाओ, नंबर ऑफ या अमाउंट टू बी रेस्ड, अमाउंट टू बी रेस्ड कितना है रे, बोलो मेरे को। $360 million। अमाउंट टू बी रेस्ड इज 360 मिलियन, 360 मिलियन, राइट। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक मिनट को, नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, पहले वो निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। उसके लिए क्या लगेगा भाई अपने को, ईपीएस, ईपीएस कितना है, जीरो ईपीएस पॉइंट वन एग्जिस्टिंग फाइव 0.15, और पी रेशियो एग्जिस्टिंग, 8 times। तो आपका शेयर वैल्यू है 0.15 × 8, यानी 1.2 का शेयर वैल्यू है, करेक्ट। और राइट इशू प्राइस कितना होगा, 1.2 पे 25% डिस्काउंट। दिस इंटू 0.1 माइनस 0.25, करेक्ट, यानी 0.9 के आसपास आएगा। राइट इशू प्राइस इज 1.2 इंटू 1 माइनस 0.25, करेक्ट, दैट इज हाउ इट इज। अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स निकाल सकते हो, कितने निकलेंगे नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स, सर 360 800। मिलियन एट 0.9, यानी 400 मिलियन शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ 100। शेयर्स 800, so total shares after right issue 1200। 1200 है, this plus this, ये रहे 1200, या आप रेफरेंस भी दे सकते हैं इसको यहाँ पे 1200, करेक्ट। नाउ ईपीएस इधर निकल जाएगा, एग्जिस्टिंग तो ईपीएस हमने निकाला हुआ है या उन्होंने दिया हुआ है ईपीएस, देख लो 0.15, 0.19 और 1432, इधर ही पी रेशियो लगा दो। ये मार्केट वैल्यू भी निकालने बोली है क्या, नहीं बोली है ना, लगा दो पी रेशियो तो भी कर सकते हैं, बट इधर क्या पूछा अभी, इंटरेस्ट कवर निकाल सकते क्या, हाँ इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट बाय पीबीआईटी या पीबीआईटी बाय इंटरेस्ट, बोलो। पीवीआईटी बाय PBIT बाय पीबीआईटी इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट, करेक्ट। तो ले लो इंटरेस्ट कवर रेशियो, यहाँ निकल सकता है पीबीआईटी बाय इंटरेस्ट, खाली इसका नेगेटिव हटा दो, ये नेगेटिव कर देना, 5.55 टाइम्स 4.67, हायर द बेटर लोअर द बेटर, हायर द बेटर, बेटर। बराबर है। इंटरेस्ट कवर और टोटल गियरिंग, आ जाओ टोटल गियरिंग भी निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू पे। तो टोटल गियरिंग मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा ना, आफ्टर आफ्टर फाइनेंस डन, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पी रेशियो से निकलेगा, रुको एक मिनट, पहले फिर पी रेशियो डाल देते हैं। पी अच्छा रेशियो निकाला कितना ना है, वो तो। क्या हर एक सिचुएशन में अलग आएगा ना बेटा, ईपीएस अलग है तो हाँ। पी रेशियो कितना है आपका, बोलो। 8। 8 टाइम्स, तो हर जगह 8 आएगा, करेक्ट। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, कितना है, ये इनटू ये ऑलरेडी निकाला है, बट बाकी दो सिचुएशन में ये रहा, करेक्ट। अब मैं निकालूंगा क्या, बोलो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, अब क्या निकालू बोलो, अब आपको निकालना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन टोटल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टोटल, शेयर कैपिटल भी बोल सकते हैं ना।
शेयर कैपिटल भी बोलते, बट मार्केट वैल्यू पूछा ना राजू, क्या बोला है? मार्केट टोटल वैल्यू। गियरिंग किस पे बोला है? मार्केट वैल्यू पे बोला है बेटा, राइट? तो ओके। मार्केट वैल्यू पे बोला है, तो इसलिए मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टोटल निकालता हूँ आराम से। कैसे होगा भैया? 1.2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो 800 इंटू मार्केट वैल्यू, 1200 इंटू 1.14, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टोटल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इन टोटल भी निकाल सकते हैं। आ जाओ, इधर तो खाली बैंक लोन है, तो इधर खाली 450 मिलियन लगेगा, बराबर है ना? और इधर भी राइट शेयर्स में खाली 450। बट जब लोन नोट आएगा, तो लोन नोट का भी मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या रे? देखो जरा, हाँ सर। लोन नोट क्या है? लोन नोट का मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन? बोलो। 450 बाई 5% लोन नॉमिनल नोट फॉर 10 years एक्सपेक्टेड टू ट्रेड एट नॉमिनल वैल्यू। ट्रेड एट नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या? 100। 100, यानी मार्केट वैल्यू 100 ही रहेगी। यानी नॉमिनल वैल्यू और क्या है, मार्केट वैल्यू दोनों सेम है क्या? सेम बोलो। है। हाँ तो फिर टेंशन ही नहीं। यानी क्या होगा? 450 प्लस 360 हो जाएगा, बराबर है? देख लो। सर। हाँ ये इधर एक, हाँ बोलो। ये ऊपर करो ना, क्वेश्चन का देखना है। हाँ डेट इसमें दिया है ना डॉलर, उसमें तो उसको डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू करना पड़ेगा ना करो ना, मार्केट। देखो ना, तो करता हूँ ना मैं यहाँ पे, देखो 360 डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू कितना? 100। 100। और ट्रेडिंग कितने पे हो रही है? 100। ऐसे 100 है, इसके लिए सेम है, वरना चेंज होगा। हाँ, वरना चेंज होता। अगर बोलते 110 तो 110 लगता बेटा इधर। या हाँ। आप मार्केट वैल्यू निकालते कुछ नीचे कैलकुलेशन करके तो भी चेंज होता, हाँ बराबर है? ठीक है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ गया, टोटल गियरिंग निकाल लेते, राइट? टोटल गियरिंग, टोटल गियरिंग कितना है? आ जाओ। व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, काम खत्म। परसेंटेज लगा लो। 31.91, उन्होंने 32.3 दिया था, 960 था ना पहले मार्केट वैल्यू पे। एक मिनट, हाँ। 31.91 कैसे आया अपना? अगर ये 450 और मार्केट वैल्यू इन टोटल 800 टू 1.2, एक बार देखो भाई, ये 32.3 आया है यूजिंग मार्केट वैल्यू। ये कुछ गड़बड़ नहीं ना? एक मिनट, मेरे को आंसर देखने दो। नहीं ठीक है, नहीं उन्होंने शेयर प्राइस अलग निकाला है। शेयर प्राइस, इंटरेस्ट कवर गियरिंग, नहीं लोन नोट्स, ओके। अपना आया क्या 1.6 वगैरह कुछ आया क्या? शेयर प्राइस आया क्या अपना 1.57? नहीं, उन्होंने कुछ अलग तरीके से निकाला है, बट ये भी तरीका रॉन्ग नहीं है, ठीक है? सब 38 बराबर है। पॉइंट, ये हाँ रेशियो बराबर है, गियरिंग का 39 आ रहा है वो। 38 है ना कुछ तो, इधर पीछे देख 39 रहा हूँ मैं आंसर। बराबर है, बराबर है बराबर 39। है क्या? हम्म। और इसका डेट वाले का 25 आएगा। 25 बराबर है। नहीं नहीं, नहीं सॉरी, उन्होंने, राइट इशू में 25 आएगा और हाँ डेट लोन नोट्स वाले में 39 आएगा गियरिंग। ठीक है ना, ओके। उन्होंने हल्का सा अलग किया है, हल्का सा अलग किया है। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना एग्जाम में कुछ पॉइंट। फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? देख लो जरा। 45,196.5.4 टाइम्स इंटरेस्ट, 5.4 टाइम्स दिया ना रे इंटरेस्ट कवर। हाँ, 4.3 टाइम्स कैसे आया? ए सॉरी, मैंने पीबीआईटी से किया डिवाइड, पीबी पीबीटी से डिवाइड किया। ठीक है। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। ईपीएस 0.20, 0.196, बराबर है 157.4। गियरिंग, शेयर प्राइस 8 इंटू, हाँ उन्होंने ये जो शेयर प्राइस वगैरह है, राइट, अपन ने शेयर प्राइस 1.57 निकाला है, उन्होंने 1.60 लिया है। उन्होंने क्या किया है? राउंड ऑफ किया, बट वैसे आंसर सारा सेम। देख लो भाई लोग, ओके है क्या? विद दिस आई थिंक क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो वो डाउट वाला ले लेना ना। एक मिनट रुकना, वो डाउट वाला तेरा ओपन तो होना है। मैंने भेजा, हम्म वो चैट पे ऊपर आ गया रहेगा उसका। हम्म, हम्म, हम्म,
सर हम्म। आपने सारे रेशियोज के कुछ अपलोड किए हैं क्या? हाँ, एक मिनट, हाँ वो अच्छा किया, याद कराया तूने। है मेरे पास, रुक एक सेकंड, वो करता ध्रुवीन, एक ही मिनट दे मेरे को। हाँ सर। वो कर देता है, यानी आपका सारा क्या हो जाएगा, एक ही पेज पे सारे रेशियोज है मेरे पास। अपलोड कर रहे हो ना ग्रुप पे? ग्रुप पे नहीं, मैं इधर ही डाल देता हूँ ना, ये नोट्स में, ये रिवीजन वाले हाँ नोट में डाल देता हूँ, मेरे पास है। एएफएम में इधर है, पोजीशन मर्जर नहीं इधर। सर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और डेट जो है वो इतना नहीं आया सेक्शन सी में। नहीं, एफ सी एफ ही नहीं, ये वाला ही अपने को कॉपी करने का है। ये आ रहे देखो, सारे रेशियोज इधर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिख रहा है आपको, लिक्विडिटी रेशियो दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, परफॉर्मेंस, गियरिंग, शेयर बेस्ड, डिविडेंड कवर, डिविडेंड पे आउट, सारे रेशियो एक जगह पे, सारे किए हुए हमने क्लास में, बट मैंने एक जगह पे आपको लिख के दे दिए। ठीक है ना रे आशीष? हाँ सर। देख लेंगे आज। ठीक है, रुक जा, तेरा क्वेश्चन क्या है? एनएन कंपनी जस्ट कॉस्ट ऑफ टोटल, क्या डाउट था तेरा इसमें? सर इसमें ये डाउट था कि कंपनी का वैल्यू कैलकुलेट करना है डीवीएम यूज करके। हाँ, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स भी दिए और डिविडेंड्स भी दे दिए डॉलर मिलियंस में, तो उन लोग ने डिविडेंड्स को ही लेके डायरेक्ट वैल्यू कंपनी का कैसे वो कर दिया सर। निकाल सकते ना, देखो, एक मिनट, आपका और बेसिक क्या होता है? और एक और क्वेश्चन में उन लोग ने ऐसे ही किया है कि दे ओल्ड हाँ उस हाँ, पी ये जीरो देखो, मैं निकाल आपको दे दिया। दूं, एक सेकंड, मैं आपको दे दूं कि डिविडेंड मैंने $100 million पे किया, सुन लो, करेक्ट? 10 million शेयर्स है, बराबर है, ये डिविडेंड पेड है, राइट? ओके, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है $100 पर शेयर, बराबर है। आपका केई का फॉर्मूला क्या है मेरे को बताओ, एक मिनट को। आपको क्या, ओके सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पूछा था ना, सॉरी। हाँ मार्केट नहीं, मैंने टोटल आपको वैल्यू ऑफ कंपनी पूछा है। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी ठीक है ना, के इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, समझ लो 12% है, डिवाइडेड बाय, हाँ। बराबर है। आप पी जीरो कैसे निकालते हैं? पी जीरो बोला, या देखो फॉर्मूला क्या है, पी जीरो इज इक्वल टू D1 अपॉन के, यही। करेक्ट? अब D1 अगर मैं $100 million लू और डिवाइड बाय 12% करूं, तो डायरेक्ट मेरा ये 100 million तो सारे 10 million शेयर्स के लिए है, बराबर है ना? या मैं इसको $100 million डिवाइडेड बाय 10 million शेयर्स करूं, कितना आएगा? $10 पर शेयर, बराबर है। ऐसा ले सकता हूं, और 10 डिवाइडेड बाय 12% ले सकता हूं, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा एंड में 10 million शेयर्स, तो भी चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली 10 million शेयर्स मल्टीप्लाइड है, तो कोई टेंशन ही नहीं। ओके, मतलब तो डिविडेंड का। इधर टोटल वैल्यू निकलेगी, इधर टोटल वैल्यू निकलेगी, बराबर है, और इधर पर शेयर वैल्यू निकलेगी, और इंटू 10 million करना है। निकालो जरा, 100 million बाय 12% कितना आएगा, बोलो? 8833। $833.33 million डायरेक्ट तेरी इक्विटी की वैल्यू टोटल वैल्यू हो गई, हो गई। बराबर है ना? कंपनी की बट वैल्यू। यहाँ पे पूरी कंपनी की वैल्यू, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 12% किया, राइट? तो तेरा आंसर आएगा 8.33333 या हाँ। 83.333, वट एवर, करेक्ट? और ओके। फिर 10 million शेयर से मल्टीप्लाई किया तो आएगा पॉइंट। 833.33 million वैल्यू, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा बेटा। मतलब ये जो आया था वो आया था पी जीरो एटी थ्री यस, पॉइंट ये P0, ये 83.33, हाँ। करेक्ट, और फिर तूने मल्टीप्लाई किया 10 million शेयर से। बट वही अगर मैं D1 लेने की जगह पे पूरा डिविडेंड लूं, तो पूरा टोटल इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा, बराबर है क्या बेटा? यस, मतलब मैं जो आपको डाउट पूछा है उसको मैं ये तरीके से करता तो भी सेम आंसर आता। सेम, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं, नंबर ऑफ राइट? शेयर्स। या ओके। तो उसको पर शेयर वैल्यू पे ले ले, या टोटल वैल्यू पे ले ले, कुछ भी कर ले, ठीक है? पर अगर ऐसे दे दिया रहेगा डिविडेंड तो पर शेयर पे कर सकता हूँ ना। हाँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। फिर एंड में नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके क्या, तू फुल वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाल सकता है, कोई टेंशन ही नहीं, काही टेंशन नहीं, कसंही टेंशन नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। चल, विद दैट आई थिंक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट विद अ गुड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस काम खत्म हो चुका है। अर्ली अर्ली काम खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने
पहले 100 125 घंटे अच्छे खासे इन्वेस्ट किए क्या? बोलो कितने 100 घंटे तो इन्वेस्ट किए अपन ने, बराबर ना? कितने 40 लेक्चर है अपने, बोलो 40 45 लेक्चर। So lecture so good you don't take track of the hours. हाँ मतलब उसमें फिर आपको एक टाइम के बाद यू फील के सारे हाँ बस चल रहा है चल रहा है, खत्म हो जाता है लेकिन वो। और अच्छा खासा मैंने देखा है अपने इसमें, कम टाइम में अच्छा क्वालिटी डिस्कशन होके सारे क्वेश्चन हो चुके थे, इसलिए मेरे को मेजर डाउट्स भी नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने सारे तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिए थे, बराबर है ना? बोलो विद दिस टुमारो आपका पेपर का टाइमिंग कैसे मैनेज करने का वगैरह सब कुछ कल बता दूंगा, तो आपको वो भी इजी रहेगा। ठीक है, तो टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ द क्लास। उसके बाद ऑब्वियसली आपको डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना, करेक्ट? आई विल ट्राई टू आंसर ऑन व्हाट्सएप। सो और वो क्वेश्चन मिला आपको जहाँ पे प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनपीवी वाला, कल आपने डिस्कस किया था वो। हाँ वो वाला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन मेरे वर्ड के फाइल में है, मैं भेजता हूँ आपको वो, भेज दो ना आज प्लीज, ग्रुप पे भेजता हूँ भेजना सुना। व्हाट्सएप में। यस यस यस, पक्का। सोल्यूशन के साथ भेज देना। सोल्यूशन के साथ, बट उसका सोल्यूशन अलग है बेटा, वो एपीवी का क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं तो क्वेश्चन ही भेज दो। ठीक है, वो हमारा एक फर्नहर्स्ट कंपनी बोल के एक क्वेश्चन है एएफएम का, जो मैंने दोनों तीनों मेथड से सॉल्व किया है, अच्छा, वो भेजता हूँ आपको मैं, फर्नहर्स्ट बोल के क्वेश्चन है। तो ठीक हमें है, एनपीवी निकालना है ना सिर्फ। हाँ उसमें एनपीवी है, बट मैंने तीनों मेथड से किया है, रीशफल से भी किया है, हाँ इनडायरेक्ट से भी किया है, डायरेक्ट से भी किया है, तो वो आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बता दो, मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर बाय। हेल्थ, सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टुडे, राइट? खात्मा कर दो, कंप्लीट कर दो, पूरा उसका क्या है चीर फाड़ कर दो, एंड वील मीट टुमारो फॉर फॉरेक्स इंटरेस्ट रेट रिस्क बिजनेस वैल्यूएशन। कल भी 3 साढ़े 3 तक हो जाएगा, लास्ट हाफ एन आवर और 1 आवर फॉर पेपर प्लानिंग, राइट? हाउ टू टेक केयर ऑफ टाइमिंग्स इन पेपर, वो कल बता दूंगा। ठीक है, चलो ओके। बाय बाय गाइस, वील मीट टुमारो। बाय। Important questions. अरे हाँ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे मैडम को याद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम लिख लो, चलो आ जाओ, मैं भूल गया, आ जाओ, इधर ही लिखा दो नीचे, इधर ऊपर लिखो, आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो लव फॉरगे कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट टूफा कंपनी, टिन कंपनी, और क्या था भाई देखने दो मेरे को, ये अभी किया, एक मार्बल कंपनी भी इंपॉर्टेंट है, जेडेमोर कंपनी, जेडेमोर कंपनी करो आप प्लीज, उसके बगैर काम होगा नहीं। एक जीएक्सजी कंपनी आई थिंक सेम था, जीएक्सजी और टीएचपी, जीएक्सजी मेरे को याद आ रहा है, जीएक्सजी इज ऑल्सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। हाँ जीएक्सजी मस्त क्वेश्चन है, जीएक्सजी, जीएक्सजी कंपनी अभी रिसेंटली आया नहीं है, बट ऐसा आ सकता है जीएक्सजी कंपनी जैसा। टीएचपी कंपनी तो आई थिंक हमने क्लास में भी किया है, और एक जीटी के भी कर सकते हो आप, जीटी के, जीटी के जस्ट फॉर फन क्वेश्चन है जीटी के। फिर एक कार्ड कंपनी तो ठीक है, टूफा कंपनी हो गया है, ला फॉरगे मैंने दे दिया, स्पाइन ठीक है, ला फॉरगे किया तो स्पाइन करने की जरूरत नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है। जेडएम और आपको बोल दिया है, टेंजा भी ठीक ही है, इतना कुछ टेंशन नहीं है टेंजा में। ग्राफएम करो, ग्राफएम, ग्राफएम, ग्राफएम कंपनी, और मार्बल कंपनी कर दो, वो भी मार्बल कंपनी भी वैसे इजी है, बट क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी मैंने कौन सा किया भाई, कौन सा किया रे अभी मैंने, गैमगी। गैमगी, वो भी कर ही लो, करेक्ट। और थियोरी क्वेश्चन इसमें मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट, जस्ट इन टाइम तक लिखा है आपने, चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस फॉर एसएमईज,
फिर उसके बाद इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस वर्सेस डेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट, करेक्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट 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 डेट। उसके बाद था इस्लामिक फाइनेंस, उसके बाद पैकिंग ऑर्डर थियरी, फिर व्हेन कैन existing WSEC be used for proposed project, proposed new project, ये एक है, और थ्री थियरीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और गियरिंग, यानी ट्रेडिशनल प्लस M&M विदाउट टैक्स, M&M विथ टैक्स, फिर आपका है CAPM बेसिक एंड बीटा इक्विटी टोटल, या CAPM बेसिक थियरी, फिर बीटा इक्विटी एंड टोटल रिस्क एंड फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क की थियरी। ठीक है, और क्या था लास्ट में, कुछ बचा था क्या? हाँ, एनालिसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड WSEC, या बेटर प्रोसीजर फॉर रिस्क एडजस्टेड WSEC। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए थियरी में। और कुछ बचता है क्या बाबा? मैं इस्लामिक फाइनेंस पैकिंग ऑर्डर थियरी, फिर वो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क का डिफरेंस। वही ना, CAPM बेसिक थियरी, अच्छा, उसमें वही आ गया ना। सर ये इस्लामिक फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, आता है हर बार? हर बार तो नहीं, बट हाँ हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में एक बार आता है। 25% to 50% प्रोबेबिलिटी है आने की एग्जाम में, तो वो छोड़ तो मोस्टली नहीं सकते। को इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना टेक्निकल वर्ड्स है जो याद नहीं हाँ, रहते, अरबी के है ना वो। यस, दोज आर द वर्ड्स दैट आर इम्पोर्टेंट। ऐसा है बॉस। With this, we can what? Wrap it up for today. Bye bye. Take care of your health. We'll meet tomorrow. Tomorrow also will be done by 4:30. ठीक है, चलो बाय बाय guys. We'll meet tomorrow. Take care of your health. Bye. बात Have a सर। good day. Solve all the questions. Bye.